Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्केलेटल मसल्स जो कि आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर। एक्चुअली ये जो वीडियो लेक्चर है या फिर ये जो चैप्टर है स्केलेटल मसल ये हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं जिसमें हम कवर करने वाले हैं हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी of muscle contraction, properties of muscle contraction। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और साथ ही साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा और आपको एक सजेशन भी देना चाहूंगा कि अगला सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए जिसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स डाल सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले जो पॉइंट थे या फिर जो हिस्टोलॉजी के पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस जो चैप्टर स्केलेटल मसल्स में एक्चुअली हम देखने क्या वाले हैं या फिर पढ़ने क्या वाले हैं। स्केलेटल मसल्स consist of myofibrils, a cylindrical structure about 1 to 2 micron in diameter. These myofibrils ranges from several hundred to thousand millimeters. They run longitudinally along the muscle fibers. Myofibrils consist of two types of small structured called microfilaments, जो कि एक थिन माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं और थिक माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं। दिस मायोफिलामेंट्स consist instead running along the length of muscle fibers are arranged in compartment called sarcomeres. These sarcomeres are separated from each other by band of dense material called Z lines। जो नेक्स्ट स्लाइड हम देखने वाले हैं, इन ईच सार्कोलेमा देर आर ईच लाइट एंड डार्क बैंड्स। डार्क बैंड्स आर कॉल्ड ए बैंड्स which represent the length of thick filaments. The light area is also called I band representing filaments only. A narrow H zone which consists the fine thread connecting end of the thick filaments. Each myofibrils is composed of actin, myosin, and proteins. Thin filaments are composed of the protein, actin, tropomyosin, and troponin. Thick band consists of protein, myosins. Muscles are well supplied with the blood vessels and nerves. Muscle stimulation for the muscle contraction and requires for the impulse from nerve cells to good deal for energy and elimination of waste product as a result of energy producing reaction. Generally, an artery and vein are accompanied with nerves to the skeletal muscles in endomysium। तो इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है जो स्केलेटल मसल, इसके बारे में बहुत ही डिटेल इंट्रोडक्शन हमने देखा हुआ है हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ टिश्यू या फिर टिश्यू के क्लासिफिकेशन में, जो कि है स्केलेटल मसल्स या फिर जो स्केलेटल फाइबर्स है जो कि कार्डियक फाइबर्स या फिर कार्डियक मसल्स के बाद जो आने वाला जो पॉइंट है इसमें हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ है। पर इस चैप्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैंने इस इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो जो स्केलेटल मसल्स है एक्चुअली किस चीजों से या फिर कौन से टिश्यूज मसल्स से कंपोज्ड है, तो उसका नाम है मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स का जो लेंथ है या फिर जो साइज है वो खुद कुछ 100 मिलीमीटर से लेके कुछ 1000 मिलीमीटर तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ दैट स्केलेटल मसल्स। और वो एक लॉन्जिट्यूडनल मतलब आपके बोन से या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी के बोन के पैरेलली वो चलता है।
और यही जो मायोफाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स भी बहुत सारे कंपोनेंट से बनी हुई है। जैसे कि देखिए, स्केलेटल टिश्यूज कंपोज होते हैं या फिर एक साथ आकर मायोफाइब्रिल्स बनाते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि जो स्केलेटल मसल सीधा मायोफाइब्रिल्स से बने हुए हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से भी बने हुए हैं, मतलब उसके लेंथ से बनी हुई है। तो जो शॉर्ट लेंथ है या फिर जो थिन मायोफाइब्रिल्स है उसको हम माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं, और जो कि थिक मायोफाइब्रिल्स है उसको हम मैक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। और यही जो स्केलेटल मसल्स है, ये जो एक साथ बांधने का काम करते, क्योंकि ये बहुत सारे टिश्यूज से कंपोज है, तो इसी टिश्यू को बांधने से या फिर इसी टिश्यू को एक साथ जुड़े रखने का काम सार्कोलिमा नाम का जो एक प्रोटीन कवरिंग रहता है वो करता है। और यही जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर, देखो सार्कोलेमा और सार्कोमियर, एक्चुअली ये दोनों बहुत ही सिमिलर है सुनने में, पर इसके फंक्शन थोड़े से डिफरेंट है। जो सार्कोलेमा है वो क्या काम करता है, जो कि जो मायोफाइब्रिल्स रहते हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स और मैक्रोफिलामेंट्स, इनको एक साथ जुड़े रखता है इन द फॉर्म ऑफ बाय कवरिंग दे ऑल दी स्केलेटल मसल्स। और सार्कोमियर्स एक ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स रहते हैं जिसके वजह से या फिर एक स्पेस प्रोवाइड करता है सार्कोमियर, जब कभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से बताना चाहूंगा कि जब कभी आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन में होते हैं तो उसका साइज और उसका जो डेंसिटी है वो बदलता रहता है। तो उसी साइज को बदलते रहने के लिए या फिर वो स्मूथली काम कर सके, तो हर एक मायोफाइब्रिल्स के बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट की जो लेंथ या फिर जो स्पेस बची हुई रहती है, उसी स्पेस को हम सार्कोमियर बोलते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे डेंस या लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं जिसको हम जेड लाइंस बोलते हैं। जो कि डार्क बैंड रहते हैं उसको हम ए बैंड बोलते हैं, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ए फॉर एन आइसोट्रॉपिक बैंड, जो कि एक डार्क बैंड रहता है। मतलब उस बैंड से या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन से लाइट पास आउट नहीं होती। और जो सेकेंड है जिसको हम लाइट बैंड बोलते हैं, जिसको हम आइसोट्रॉपिक, आई फॉर आइसोट्रॉपिक बैंड रहते हैं, उसमें से लाइट पास होती है जब हम उस स्केलेटल मसल से लाइट पास ऑन करते हैं। तो जो थिन मायोफाइब्रिल्स है वो प्रोटीन से बनी हुई है। तो एक स्पेसिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। जो थिन फिलामेंट्स है वो एक्चुअली ट्रोपोमाइसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन से बनी हुई है। और जो थिक मसल फाइबर्स है या फिर जो थिक मायोफाइब्रिल्स है वो एक्चुअली मायोसिन से बनी हुई है, पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अमाउंट में मायोसिन से बनी हुई है। जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ब्लड वेसल्स करते हैं, और उसको रेगुलेट करने का काम नर्वस सिस्टम या फिर नर्व्स करते हैं, जो भी उसके साथ एक इंटरवेटेड, मतलब उसके साथ घुल मिल के रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो पहला पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल। इसके पहले जो हमने देखा हुआ था, जो वो एक था कि एनवायरमेंट या फिर एक एटमॉस्फेयर बनाने का काम, जो जनरल इंट्रोडक्शन की एक्चुअली स्केलेटल मसल्स होता क्या है। अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल के ऊपर आपके लिए टिश्यूज, ये चैप्टर मैंने पहले ही इसका वीडियो लेक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस कंसिस्ट ऑफ मसल सेल which are elongated and are often tapering to the ends. These cells shows several nuclei situated just under the covering of the cell called as a sarcolemma. Such muscle cells are described as muscle fibers. The length of fibers varies from 10 to 40 millimeters. The muscle fibers lies parallel to each other, and when viewed under the microscope, they show well-marked transverse light and dark bands. Hence,
known as striated muscles. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड. Each muscle fiber is covered by a fibrous tissue known as endomysium. Small bundles of fibers are enclosed in perimysium and whole muscle is under the covering of epimysium. The fibrous tissue enclosing the fibers, the bundles, and the whole muscle extended beyond the muscles and becomes the tendon which is attached to the bone. The contraction of this muscle is under the control of our will, such that conscious control of a person, hence it is known as voluntary muscles. तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स मतलब इसकी एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल. हिस्टोलॉजी मतलब इसकी एनाटॉमी. तो जो पहले हमने जो इंट्रोडक्शन में देखा हुआ था कि जो स्केलेटल मसल्स है या फिर जो मायोफाइब्रिल्स है उसकी लेंथ कुछ 1000 से लेकर कुछ 100 मिलीमीटर से. तो स्केलेटल जो स्केलेटल मसल इसका में बहुत छोटा पार्ट है या फिर बहुत छोटा टॉपिक है. तो इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत ही डिटेल में या फिर बहुत ही स्पेसिफिकली डिस्क्राइब है. तो जो स्केलेटल मसल की लेंथ है वो 10 से 40, 10 to 40 मिलीमीटर से, और इसमें स्ट्राइएशंस दिखाई देते हैं, मतलब लाइट और डार्क बैंड हमें इसे दिखाई देते हैं. और ये पूरा जो मसल्स है ये एक्सटर्नली पूरा एक यूनाइटली कवर्ड है इपीमाइसियम नाम के एक कवरिंग से. तो इपीमाइसियम एक्चुअली है क्या है? इपीमाइसियम एक इपिथेलियल सेल का डेरिवेशन है या फिर डेरिवेटिव है जो कि पूरे जो मायोफाइब्रिल्स है उसको एक साथ टुगेदर बना के रखता है, और साथ ही साथ ये एक टेंडन की तरह एक्ट करता है जो कि एक मसल मूवमेंट या फिर बॉडी मूवमेंट में एक अपना बहुत बड़ा योगदान देता है. और यही जो स्केलेटल मसल्स है इसका सिनोनियम या फिर इसको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे विल के कंट्रोल के अंदर है. मतलब जब चाहे हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जब चाहे हम इसे रिलैक्स कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो अभी हमने देखा एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल, अब इसकी हम फिजियोलॉजी हम स्टडी करने वाले हैं. द मसल कॉन्ट्रैक्शन requires stimulation of nerve impulse from the nerve cells, good deal of energy and elimination of product by energy producing reaction. The stimulation of muscle contraction is supplied by nerve cells or neuron. Bundle of these fibers from different neurons forms a nerve. Motor neuron stimulates the muscle tissue. As the axon enters the skeletal muscle, it divides into small fibers known as dendrites. These branches comes in the close contact with sarcolemma of the muscle fibers. This junction of axonal terminals of motor neuron and sarcolemma of the muscle fiber is known as neuromuscular junction. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको खुद पर्सनली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो फार्माकोलॉजी में न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर नाम का जो एक स्पेशल चैप्टर है या फिर एक ऐसे ड्रग्स के क्लास के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं जो कि स्पेसिफिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक्ट करता है. द डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल्स आर expanded into bulb-like structure known as synaptic end bulb. This end bulb contains the synaptic vesicle, which contains the chemical substance known as neurotransmitter. Synaptic cleft is a space between axonal terminal and the sarcolemma. To increase the surface area of sarcolemma, they are folded, known as subneural cleft.
तो जो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसके बारे में हम डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसी ना किसी प्रकार का नर्व इम्पल्स की जरूरत है, या फिर एक ऐसे काइंड की जो एक इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए मसल्स को, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए हर एक स्केलेटल मसल को एक गुड कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक गुड नर्व सप्लाई होनी चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब वो अपनी एक्टिविटी कॉज करता है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी ब्लड वेसल का भी उसका बहुत अहम अहम रोल रहता है, और वो बहुत ही अच्छी तरह से सप्लाई होना चाहिए। जब मसल अपनी एक्टिविटी कॉज करता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से जो क्रिएट होता है, उसको एलिमिनेट करना या फिर उसको आपके बॉडी से या फिर उस मसल से बाहर निकालने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होनी चाहिए, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। और साथ ही साथ जो एनर्जी स्टोर करने के लिए जो स्पेसिफिकेशन रहती है या फिर जो स्पेसिफिक सिस्टम रहती है, वो एक मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान चाहिए। मतलब एक नट शेल में या फिर एक समरी में देखा जाए, तो मसल्स को एक नर्व सप्लाई होना चाहिए, ब्लड सप्लाई होना चाहिए, एक एक्सीडरी प्रोडक्ट हो, एक्सीडरी पाथवे होना चाहिए जहां से वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल सके, और साथ ही साथ एनर्जी स्टोरेज का भी वहां पे कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए। तो जब कभी मतलब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन ये एक मोटर एक्टिविटी है। मतलब जब ब्रेन किसी इम्पल्स या फिर किसी सेंसरी इम्पल्स को इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको एनालाइज करने के बाद जो एक कंपाउंडिंग एक्शन है या फिर जो डिराइव्ड एक्शन है, उसी डिराइव्ड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्केलेटल मसल्स का अहम रोल है। मतलब स्केलेटल मसल्स सेंसरी इम्पल्स या फिर सेंसरी इम्पल्स का जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको डिक्टेट नहीं कर पाता, वो सिर्फ और सिर्फ मोटर इम्पल्स को ही डिक्टेट कर पाता है। और वही जो लोकेशन जहाँ पे न्यूरॉन और जो स्केलेटल मसल्स का जो सार्कोलेमा है वहां पे यूनाइट होते हैं, उसी एरिया को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और जो स्पेस बीच में प्रेजेंट रहती है, जिसकी जो लेंथ है वो है 0.33 नैनोमीटर। मतलब दो मसल फाइबर्स, मतलब एक न्यूरॉन और एक मसल फाइबर के बीच में जो स्पेस बची हुई रहती है, उसको हम सिनैप्स बोलते हैं या फिर सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया हुआ है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो उसकी लेंथ है 0.33 नैनोमीटर्स। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। As the nerve impulse arrives at the axonal terminal, calcium ions enter the axon terminal, releasing acetylcholine, a neurotransmitter in the synaptic cleft. At neuromuscular junction, ACH, जिसको हम acetylcholine बोलते हैं, binds to neuromuscular receptor on the sarcolemma muscle fibers and change its permeability. As a result, there is inward flow of ions which depolarizes membrane, and nerve impulse is generated causing muscles to contract. The muscle contraction is prevented by an enzyme acetylcholine esterase, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACHE बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सब न्यूरल क्लेफ्ट। तो जो स्पेस बची हुई है जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बचे बोलते हैं, तो उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्चुअली होता क्या है, जब कभी मोटर इम्पल्स एक्सॉन के टर्मिनल के पास आती है, तो जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं किसी भी न्यूरॉन के अंदर, वो रिलीज होते हैं और वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पहुंच जाती है, जहां से एसिटिल कोलिन का ट्रांसमिशन, मतलब एसिटिल कोलिन को मदद करने के लिए कैल्शियम आयन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंच जाते हैं। जब एसिटिल कोलिन एक्सॉन से लेकर एक न्यूरोमस्कुलर या फिर मसल्स के अंदर रीच हो जाता है या फिर मसल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, तो वही कैल्शियम आयन वापस एक्सॉन के अंदर री एंटर हो जाते हैं या फिर रीडिफ्यूज हो जाते हैं। और जब कभी ये एसिटिल कोलिन मसल्स के अंदर एक्टिवेट या फिर परसीव्ड हो जाते हैं, तो वो एसिटिल कोलिन अपना काम दिखाना शुरू करता है। तो एसिटिल कोलिन का एक्चुअली काम क्या होता है, वो होता है कि
मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम एसिटिलकोलिन करता है। और जब कभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको रिलैक्स करने के लिए एसिटिलकोलिन का जो सेकेंड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज, वो रिलीज हो जाता है एसिटिलकोलिन के बाद, जो कि मसल की रिलैक्सेशन में बहुत ही अहम रोल निभाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। ACHE breaks into acetyl and choline, which result in repolarization of muscles and generation of another impulse causing relaxation. This cycle is repeated. अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो ये फिजियोलॉजी, इसके बारे में मैं पहले से और मतलब समरी में बताना चाहूंगा। तो एक ऐसा जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जहां पे स्केलेटन मसल्स और न्यूरॉन्स का टुगेदरनेस आता है या फिर मिलाप होता है, या फिर वो एक ऐसा है कि वहां पे वो दोनों जॉइंट होते हैं और जो स्पेस रहती है जहाँ पे ये दोनों जो टिश्यूज जॉइंट होते हैं उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो जब कभी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो जो एक्सॉन्स के अंदर जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं वो डिफ्यूज आउट होते हैं और वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके प्रेजेंट हो जाते हैं या फिर वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं, जिसके वजह से जो एसिटिलकोलिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ट्रांसमिशन या फिर उसको मसल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद मिलती है। तो जब एसिटिलकोलिन मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो रिलैक्सेशन आना चाहिए, एक साइकिल है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। जब रिलैक्सेशन मसल्स को आना चाहिए तो एसिटिलकोलिन का जो सेकेंड फॉर्म है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज, जो कि एसिटिलकोलिन के साथ ही साथ निकलता है। तो एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज अपना काम दिखाना शुरू करता है जो कि एसिटिलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है एसिटिल में और कोलिन में, जिसके वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो रिलैक्स हो जाता है और यही साइकिल रिपीट होती जाती है बार बार। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है मसल कॉन्ट्रैक्शन। द फंक्शन ऑफ मसल्स इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स। अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स when it is stimulated with stimulus which may be electrical or chemical. Muscle tone. Muscle is never in completely relaxed condition. It is always in the phase of partial contraction, which is termed as muscle tone. Muscle tone in skeletal muscle, which is responsible for the body shape. तो स्केलेटल मसल्स की या फिर किसी भी टाइप की मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की, चाहे वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो। तो वॉलेंट मसल कॉन्ट्रैक्ट की होते जब कभी मोटर इम्पल्स से मसल को एक इम्पल्स मिल जाता है, मोटर न्यूरॉन से एक मोटर इम्पल्स मिल जाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, तब जाके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। और मसल कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल एक अर्थ बताया जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मसल पुलिंग, मतलब जब कभी हम खींचने का काम करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और मसल टोन एक इसका नेक्स्ट स्टेप है, मतलब आपकी पूरे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मसल्स एक तो एक टाइम पे मतलब एक टाइम पे वो रिलैक्स होते हैं और एक टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि बॉडी पोस्चर बना रह सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, muscle fatigue. If a muscle is constantly stimulated to a contraction, it responds to the stimulus progressively decreases. Finally, it may not able to contract by stimulation. Such condition is called as muscle fatigue. This condition is due to inadequate supply of the blood. तो मतलब एक सिंपल एग्जांपल से मैं मसल फटीग के बारे में बताना चाहूंगा कि जब कभी आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी इंसान एक्सरसाइज करता है
जब वो पुशअप्स करता है तो 10 पुशअप होने के बाद या फिर मैक्सिमम 20 पुशअप होने के बाद उसकी बॉडी या फिर उसके जो बाइसेप मसल से वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। तो उसी कॉन्ट्रैक्शन को रिस्पॉन्स करते करते उसमें एक नमनेस आती है या फिर एक एबिलिटी खो जाती है टेम्पररी, जिसको हम मसल फटीग बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइप हम देखने वाले हैं, जैसे कि हम एक साधारण भाषा में बोलते हैं कि कमर में लचक आ जाना या फिर पैरों में पैर सुन हो जाना या फिर पैरों में चींटी आ जाना। तो ये टाइप से कॉन्ट्रैक्शन के, तो इसके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। सो ट्विच के बारे में हम देखने वाले हैं। दिस टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इज रैपिडली जर्किंग रिस्पॉन्स टू single stimulus. The record of muscle contraction is called myogram and consists of lateral period, contraction and relaxation period. If two stimuli is applied one after another and second one is sufficient enough, the muscle loses its irritability. Tetanus, if two stimulus is applied in which second one is applied after the refractory period, skeletal muscle replied to both the stimulus. Next हम देखेंगे ट्रेपी. This is the condition when skeletal muscle contracts more forcefully in response to some strength of stimulus after it had contracted several times. First few stimuli, it shows increasing height of contraction known as trapeze. After that, the muscle goes to its peak value and undergoes its strongest contraction. तो ट्विच, ट्रेपी और जो टिटैनस है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। तो जब कभी एक इंसान एक्सरसाइज करता है, जब कभी वो डंबल उठाता है या फिर किसी भारी चीज को उठाता है, तो उस भारी चीज को जब कभी वो रेपिटेशन मारता है या फिर एक मान लीजिए एक जिम का लड़का है या फिर जिम में जाने के बाद जब डंबल उठाते हैं तो मैक्सिमम 10 रेपिटेशन कर पाते हो, 20 रेपिटेशन कर पाते हो, 30 रेपिटेशन कर पाते हो। तो 30 के बाद वो रेपिटेशन होना बंद हो जाता है या फिर बहुत ही कम हो जाता है। तो बहुत ज्यादा हो जाने के बाद या फिर जब 30th रेपिटेशन आप मारते हो तो उस कंडीशन को हम ट्रेपे बोलते हैं। जब हम फर्स्ट टू 5 रेपिटेशन मारते हो, मतलब फर्स्ट से लेके 5 के बाद जो रेपिटेशन मारते हो उसको हम ट्विच बोलते हैं। जो बीच में का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है उसको हम टिटैनस बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शंस ऑफ मसल्स. Skeletal muscles are joined to the bones and make them move. The to and fro action of the limbs and jaw depends on the pairs of muscle acting in opposition of each other. A little muscle movement produces large limb movements. These muscles gives powers to the body. By contraction or relaxation of smooth muscles, this narrow or enlarges the diameter of the blood vessels and controls the flow of blood. The cardiac muscles contracts automatically like the smooth muscles. The contraction of cardiac muscles are rhythmically at internal level regulated by SA node, the pacemaker and autonomic नर्वस सिस्टम। तो स्केलेटल मसल्स या फिर किसी भी मसल्स के फंक्शंस हम देखने वाले हैं। तो मसल का सिर्फ एक ही काम रहता है, जो बॉडी मूवमेंट रहते हैं या फिर जो लोकोमोशन रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो बॉडी को प्रयास करना पड़ता है, तो मसल्स बहुत ही अहम रोल निभाता है और साथ ही साथ मसल मूवमेंट में भी अहम रोल निभाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉग्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। उसके ऊपर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉग्स डाले हुए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरे फार्मा एकेडमी। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।